नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्रही चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 5 भाषाओं को अभी केंद्र सरकार ने दिया है, जिसमें महाराष्ट्र में बोली जाने वाली मराठी, बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली, असम में बोली जाने असमी और प्राकृत और पाली, 2 और लैंग्वेज ये कहाँ बोली जाती है। ठीक है, ये 3 तो समझ में आ गया। मराठी महाराष्ट्र में, असमी असम में, बंगाली बंगाल में। देन प्राकृतिक और पाली कहाँ बोली जाती है, तो उसका बात चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक और पाली रिप्रेजेंट जो करते हैं वो 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए हैं वो पाली लैंग्वेज में दिए हैं, और इनके जितने भी स्क्रिप्चर हैं, साहित्य हैं, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं, जैन धर्म की भी और बौद्ध धर्म की भी। प्राकृतिक भाषा थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि ज़्यादा, जैसे आप देखिए कि संस्कृत जो है एक ऐसी भाषा थी जो इलीट वर्ग में बोली जाती थी। प्राकृतिक भाषा भी थोड़ी टफ थी, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी प्राकृतिक। इसीलिए महावीर बुद्ध वगैरह ने जो है पाली में जो है अपने प्रवचन दिए हैं, लोगों को समझाने के किया कि आम बोलचाल की भाषा में समझा। बुद्ध ने ज़्यादा पाली में बोला है। खैर, तो महावीर का जन्म भी आप देखें और बुद्ध का जन्म भी देखें, है ना, और उनका जो आप भ्रमण देखें तो यूपी बिहार में ही ज़्यादा हुआ है। इसके बाद बौद्ध धर्म के फॉलोअर अशोका बने और जैन धर्म के फॉलोअर भी जो हैं बने। उन्हें जो है विदिशा में अशोक ने शासन किया। सांची स्तूप हैं, पान गुडरिया है ना, मस्क है दतिया के पास। ऐसे बहुत सारे शिलालेख अशोका के समय के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलते हैं, जहाँ प्राकृतिक और पाली भाषा में शिलालेखों में कुछ लिखा है, उनके साहित्य मिलते हैं। तो ये तीनों स्टेट कवर हो गए आपके। इसके पहले भी जो है कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था। कौन कौन लैंग्वेज का था देख लेते हैं। सबसे पुरानी लैंग्वेज अपने यहाँ कौन सी है? तमिल की है। तो तमिलनाडु की जो लैंग्वेज जहाँ तमिल बोली जाती है, तो तमिल को सबसे पहले 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ। 2005 में संस्कृत को हुआ। 2 भाषा हो गई। तीसरी भाषा कन्नड़ और तेलुगु और कन्नड़, 2 भाषा और तेलुगु और कन्नड़ दोनों को एक साथ 2008 में मिला। मलयालम को 2013 में मिला और उड़िया को 2014 में मिला। तो ये 6 भाषा पहले से हो गई। तमिल 1, संस्कृत 2, 2005, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, फिर 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लैंग्वेज पहले से हो गई 2014 तक। अब ये 5 लैंग्वेज फिर से जोड़ दी गई, तो 6 और 5 कितना? 11 कुल लैंग्वेज आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में आ गई हैं। ठीक है, तो इनकी तारीख भी आप याद रखें। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा क्या है। बहुत लोग होंगे जो कहेंगे भाई हमारे लैंग्वेज को भी दे दो, पंजाबी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दो, डोंगरी को भी दे दो, गोंडी को भी दे दो। बहुत सारी भाषाएं हैं, कुछ बोलियां भी हैं, हरियाणवी है, इनको दे दो। तो देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर उसे दर्जा मिलता है। उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि इस भाषा का कम से कम 1000 साल पुराना इतिहास होना चाहिए। 1000 साल पुराना इसका इतिहास होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है का इसका जो लिटरेचर है, इसका लिटरेचर बहुत प्राचीन होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब लिटरेचर देखिए, आप देखिए प्राकृतिक को पाली में अशोक के शिलालेख में मिलता है लिखा कि नहीं मिलता है? तमिल में भी मिलता है, तेलुगु कन्नड़ में भी मिलता है। तो इसमें साहित्य लिखा होना चाहिए, वो भी प्राचीन साहित्य, आज वर्तमान साहित्य नहीं, प्राचीन साहित्य लिखा हुआ। 1000 साल पुराना हमने बोला कि इसका इतिहास हो, उस समय का कम से कम इसका साहित्य प्राप्त होना चाहिए। और तीसरी शर्त इसकी होती है कि जो इसका लिटरेरी ट्रेडिशन होता है, जो इसका जो साहित्य का जो इसकी परंपरा होती है, जो साहित्य की जो उसका ट्रेडिशन है लिखने का, वो ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपी नहीं होना चाहिए किसी भाषा का कि मिलता जुलता हो, ओरिजिनल होना चाहिए। और कहीं से उधार लिया होना नहीं चाहिए कि ये लिपि हमने इस भाषा से ले ली, जैसे गुजराती है, मराठी, इन सब की लिपियाँ जो है देवनागरी ही है। तो कहीं से जो है ना, तो ये इसके ओरिजिनल अपना लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए और
ये कहीं से उधार ना लिए गई हो, किसी अनदर स्पीच और कम्युनिटी से, मतलब ये किसी और जाति, समुदाय या भाषा या बोली से उधार ना लिया गया हो, ठीक है। और इसका जो भी अपना स्क्रिप्ट हो, लिटरेचर हो, वो ओरिजिनल हो। 3 शर्तें यदि कोई भी भाषा पूरी करे तो उसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हम देते हैं। अब प्रश्न है कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है, एग्ज़ाम में से लिखने आएगा ना, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है इस क्लासिकल लैंग्वेज को देने का। फ़ायदा ये होता है कि इस लैंग्वेज के लिए सरकार की तरफ से फंड दिए जाते हैं ताकि इनके लिए केंद्रीय संस्थान खोले जाएं, यूनिवर्सिटी खोली जाएं, कॉलेज खोले जाएं, इन लैंग्वेजों में कोर्सेज बनाए जाएं, इन कोर्सेज की पढ़ाई हो और उसमें इस कोर्सेज के एसोसिएट प्रोफेसर्स रखे जाएं जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको उसमें पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से उस भाषा जो विलुप्त हो रही है वो फिर से बनी रहे, और जो विलुप्त नहीं है, जो चल रही है, उसमें और अच्छा साहित्य लिखा जाए और अच्छा जो है इसमें विकास हो, लोग इसको पढ़ें, समझें, उस भाषा की महत्ता को समझें। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज को लेके एक छोटा सा वीडियो हम आपके बीच लाए हैं। कैसा लगा है आप लोग बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी आप करिए। पसंद आए आपको, धन्यवाद।